वेलकम टू ऑल। स्वागत करते हैं अपने चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि आज का टॉपिक है। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर इस टॉपिक बनाया जाए। मैंने कहा चलो इसको देख लेते हैं। दोनों के लिए बता रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा एक सिस्टम के थ्रू या एक चेन के थ्रू, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS या इसी को हम ETC भी कहते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, सबसे पहले ये देखें। तो आपने देखा हो कि क्रैब साइकिल या ग्लाइकोलिसिस में क्या है, बहुत सारे यहाँ पे NADH2 बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में भी NADH2 बनते हैं, क्रैब साइकिल में FADH2 बनते हैं। तो जो H2 है ना, इनको हम ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन दे विल रिलीज। तो इसका क्या करेंगे हम, इनका करेंगे ऑक्सीडेशन। जब इसको तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो ये रिलीज़ हो गए और रिलीज़ होने के बाद देखेंगे आप अगर इसमें, तो ये क्या है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। यूबिक्विनोन दिख रहा है आपको, साइटोक्रोम दिख रहा है। ठीक है, साइटोक्रोम क्या है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुए हैं वो यूबिक्विनोन साइटोक्रोम के थ्रू लास्टली फाइनली कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन को बोलते हैं फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ओके, और टर्मिनल स्टेज पे काम करेगा ये। साथ ही साथ क्या होता है कि देखिए H2 को आपने तोड़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकले थे। लेकिन अगर H2O बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, तो साथ ही साथ प्रोटॉन भी चाहिए होंगे। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन साथ मिलकर के H2O। इसलिए उन्होंने कहा है हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहा है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को। ओके, अब साइटोक्रोम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको कि यूबिक्विनोन होता है एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में इसी को बोलते हैं कोएंजाइम Q इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, अब साइटोक्रोम क्या है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये 5 तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, 5 टाइप्स। ओके, क्या क्या है, 5 B, C1, C, A और A3। और इनका सीक्वेंस भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा। ठीक है, अब ETS में कुछ कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो उसमें से A कॉम्प्लेक्स B और C1, ये दोनों मिलकर बनाते हैं साइटोक्रोम B और C1, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स 3rd। A और A3 जो है वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 4th। C किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। लेकिन देखिए हमने यहाँ डायग्राम लिखा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3rd टू कॉम्प्लेक्स 4। तो C के बारे में भी समझ लेते हैं क्या है। C क्या है, द स्मॉल मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स है, जो कि यहाँ से उठक के यहाँ आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3rd टू कॉम्प्लेक्स 4। लोकेशन कहाँ होती है ये हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें हमने कुछ टर्म लिखा है, यूबिक्विनोल। जब यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं ना, तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है, उसको कहते हैं रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन कहें या यूबिक्विनोल कहते हैं। ओके, नाउ अब लोकेशन की हम बात करें तो ये ETS कहाँ चलती है, ETS चलती है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन चलती है, दिखाया हमने, देखो हमने लिखा है यहाँ पे ETS या ETS। ओके, इनर मेम्ब्रेन पे हो गया। अब ETS में होता क्या है ये देख लेते हैं। ETS में बेसिकली क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, NADH2 से या FADH2 से, किसके थ्रू, बाया मतलब थ्रू। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q हैं और साइटोक्रोम हैं। ओके, 2 किसको देना है, फाइनली किसको देना है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एट द टर्मिनल स्टेज, वो कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दे दो तो ये आपका हो गया। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि ये भी लिखा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा, क्रैब साइकिल में देखा, वहाँ ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है टर्मिनल पोजीशन पे, जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और H2O बना लेते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन कैसा है, बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। एंड बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी वाइटल, ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कौन पकड़ेगा, और इस तरीके से जो है ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या बात करते हैं, देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स। ETS में कितने कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं, 4। और अगर आपसे पूछता है कि इनर मेम्ब्रेन पे कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो होते हैं 5। ये अलग अलग लैंग्वेज हो गई। देखो इनर मेम्ब्रेन पे कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स। लेकिन ETS में कितने पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली 4 कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स के नाम देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज, या इसी को बोलते हैं NADH रिडक्टेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि NADH2 से NAD, ठीक है, करेगा, और इसमें दो चीज़ें और रहती है, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और चूँकि साइटोक्रोम है तो आयरन सल्फर तो रहेगा ही, तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ये आ गई FMN। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ओके, इसे कहते हैं SDH। ये एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से क्या बनाते हैं, फ्यूमेरेट बनाते हैं, सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट। ओके, तो उस टाइम पे ये काम करता है, ये FAD से FADH2 बना लेता है, तो ये FAD और इसमें FES होगा, FES तो होगा क्योंकि आयरन सल्फर कंटेनिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है। कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन सा आया था ना, BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें केवल आयरन सल्फर होता है। कॉम्प्लेक्स 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं साइटोक्रोम CYT, मतलब साइटोक्रोम A एंड A3 और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों, क्योंकि C का ये ऑक्सीडेशन कर लेता है, कैसे कर लेता है आगे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, भाई आयरन सल्फर तो हो गई, साइटोक्रोम है, लेकिन इसमें 2 कॉपर सेंटर्स भी होते हैं। हाउ मेनी, 2 कॉपर सेंटर्स। ओके, और ये हमें लाइन यहाँ खींच रखी है क्योंकि ये 4 ही कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं ETS में। 5th कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम है ATP सिंथेस, और वो ATP का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये आपके 5 कॉम्प्लेक्सेस हो गए विच आर प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, लेकिन ETS में ओनली 4 कॉम्प्लेक्सेस आर पार्टिसिपेटिंग। अब ये हमने डायग्राम बनाया है, नया वाला डायग्राम ETS का है, किस तरीके से रहेगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है आपको आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या दिख रही है आपको, इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये नाम याद रखें, ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, इसको बोल रहे हैं। अब आपकी जो NCERT का डायग्राम है, लोकेशन समझे, कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। तो ETS बेसिकली यहीं पे चलती है। ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब देखिए खोल के दिखा रहे हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, तो आउटर मेम्ब्रेन को हमने यस दिखा दिया। ठीक है, इसके बीच में ये स्पेस दिख रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ये है। ठीक है, ये इस साइड में, तो ये, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को खोल के देखेंगे अपन। देखिए ये दिखा रहे हैं खोल के, इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेम्ब्रेन है पूरी, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है। बाइलेयर होती है ना, आपने पढ़ा होगा लिपिड में 2 लेयर होती है इस तरीके, तो बाइलेयर इस तरीके से। ओके, तो ये रहेगी, तो ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है। तो ETS कहाँ चलानी है आपको, ETS चलानी है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो NADH2 वगैरह हैं ये टूटेंगे, ये कहाँ है, मैट्रिक्स में है, कौन सी जगह है, मैट्रिक्स में है, टूटेंगे, FADH2 टूटेंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तो यहाँ मूव करेंगे ETS में, और प्रोटॉन जो है यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये कौन सी जगह है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, उनका बाद में क्या होगा वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स हो गया, ये स्पेस वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ओके, देख पा रहे होंगे आप, ये मैट्रिक्स पार्ट हो गया, ये स्पेस वाला पार्ट हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब देखिए NADH2 वगैरह कहाँ पे हैं, मैट्रिक्स में है। NADH2 और आपके FADH2 कहाँ पर हैं, मैट्रिक्स में ही पड़े हुए हैं। इनको तोड़ना है, तोड़ने से क्या निकलेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए NADH2 को आपने क्या कर दिया, NAD में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ओके, ये पकड़ेगा सबसे पहले कौन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इनके माध्यम से क्या है, आयरन सल्फर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो ये यहाँ मूव कर रहा है, ये इसी पे मूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ रहा है, UV किनॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें हम रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना, रिडक्शन हो गया, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके रिड्यूस फॉर्म का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो गया UV किनॉल। ओके, तो ये क्या लिखा है हमने, ये UqS2 के रूप में है, तो UV किनॉन। अब ध्यान ये रखना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवा दिया आपने, प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इधर की तरफ, कहाँ की तरफ, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, या उसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स इधर आगे बाहर की तरफ। ये अब यहाँ लिखा है 4 प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन लिखे हैं, 4 प्रोटॉन्स। तो दो तो ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन भी यहाँ से रिलीज होंगे, लेकिन 4 क्यों लिख दिया, 4 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर कुछ प्रोटॉन कैरियर भी होते हैं इसके पास में। क्या होते हैं यहाँ पर,
प्रोटॉन कैरियर भी हैं, और वो कैरियर क्या करेंगे, यहाँ से और प्रोटॉन लेंगे, और प्रोटॉन लेने के बाद में वो भी कहाँ भेज देंगे, आपका इधर की तरफ। कितने हो गए प्रोटॉन, 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से, कितने हो गए टोटल, 4 प्रोटॉन्स आर देयर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स 1 क्लियर, कॉम्प्लेक्स 1 यानी डिहाइड्रोजनेट, ये हो गया। अब आगे की कहानी, जो कॉम्प्लेक्स 1 से जो आ रहे थे किसने पकड़ लिया, UQ ने, क्या ना लिया, UQS2। अब UQS2 कैसे बना, ये भी अपने कुछ प्रोटॉन्स जो हैं यहाँ से ले, तभी तो S2 बनेगा, इलेक्ट्रॉन तो आ गए, प्रोटॉन भी चाहिए होंगे S2 बनाने के लिए। ओके, नाउ अब इसका अगर आप सीक्वेंस देखें तो किस तरीके से रहेगा, सीक्वेंस ये है कि ये है कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, लिखा है साइटोक्रोम BC1 लिखा है, देखो, ठीक है, BC1 जो हमने देखा था। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, और यहाँ से मूव करने पर सबसे पहले B, फिर FES और फिर C1, ये आ गया C1 पे, BC1 कॉम्प्लेक्स, बीच में FES, ये आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स 2 जो है ना, उसकी लोकेशन यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये क्या करता है, सक्सिनेट से जब आप फ्यूमिनेट पे कन्वर्ट करेंगे तो FADS2 बनता है, वो FADS2 के S2 निकाल लेंगे, तो ये FAD दे देंगे, फिर S2 निकलेंगे, S2 ये FES से घूमते घामते कहाँ जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यूबिक्विनॉन पे, ये प्रोटॉन लेकर के UbCS2 ये यूबिक्विनॉन बना लेंगे, तो ये इधर। तो सेंस हमारा बताने का ये है कि यूबिक्विनॉन जो है कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को ये भी 1 से ले रहा है, और ये भी 2 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब BC1 कॉम्प्लेक्स देख लिया, फिर हम देखा था C, तो C क्या है, ये आ गई C कहाँ पर है, देखिए ये आउटर साइड है ना। ओके, तो ये क्या है कि स्मॉल प्रोटीन है, मोबाइल कैरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उचक के देखो यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसको बोल रहे हैं मोबाइल कैरियर, ठीक है। कैसी है ये, मोबाइल कैरियर है, और इसमें देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होती है, अटैच टू द, किस साइड में है, ये ना मेम्ब्रेन है, ये स्पेस वाला एरिया आ गया, अटैच टू द आउटर सरफेस, है तो मेम्ब्रेन पे ही, इनर मेम्ब्रेन पे ही, लेकिन आउटर सरफेस पर है, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब ये क्या कर रही है, देखो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, 3 है, 3 से देखिए मोबाइल कैरियर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से किसको दे रही है, ये कॉम्प्लेक्स 4 को, तो ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 to 4, ठीक है, ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है 3 से 4 की तरफ, कौन, साइटोक्रोम C, प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे ही है। अब यहाँ पे भी 4 प्रोटॉन्स दिखा रहे हैं, ये कहाँ से आए भाई, 2 तो इधर से ले आएंगे, और ये UQS2 वाले हैं ना, ये भी 2 इधर से दे देंगे, 2 प्रोटॉन, तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अब ये जो है, ये देखिए यहाँ पे बंद कर रखा है इन्होंने, ये चैनल की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं देंगे, इस साइड में नहीं आएंगे प्रोटॉन से। अब आ गया ये कौन, कॉम्प्लेक्स 4, क्या है वो, AN3 है, और इसमें 2 कॉपर सेंटर हैं, देखिए AN3 2 कॉपर सेंटर, ये कॉपर लिखा है, ये भी क्या लिखा है, तो हाउ मेनी कॉपर सेंटर दे हैव, लिखा होगा 2 कॉपर सेंटर्स दे हैव। ओके, नाउ अब हम देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से, तो 3 से यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले कॉपर को दिए, फिर साइटोक्रोम A, देन A तीसरे होता हुआ कहाँ चला गया, कॉपर पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ना, वो भी 2 प्रोटॉन्स को यहाँ से उठा के पटक देगा, कहाँ की तरफ, PMS की तरफ, ये आ गया यहाँ पे, है ना, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स, ये 2। ओके, ना यहाँ पे क्या है, ये लिखा है ना, हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H, और 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे हैं, तो क्या ना लेंगे, ये बना लेंगे यहाँ पर H2O, क्या ना लिया उन्होंने, H2 बना लिया। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों, देखिए सीड ऑक्सीडेज क्यों बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम ही A3 भी है, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसलिए कि साइटोक्रोम के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो साइटोक्रोम C का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो इसी क्यों हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन कर दिया। ओके, नाउ तो ये चारों कॉम्प्लेक्स हमने आपको बता दिए किस तरीके से हैं, कॉम्प्लेक्स 1, ओके, कॉम्प्लेक्स 2 इधर की तरफ है, 3 बीच में है, ये यूबिक्विनॉन एक ही हैं मतलब, ठीक है, और यहाँ से होते हुए फिर कॉम्प्लेक्स 4, 3 से 4 पे कौन लेके आ रहा है, देखिए साइड में लेके आ रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कौन लेके आ रहे हैं, साइटोक्रोम C, कैसी है, स्मॉल कैरियर प्रोटीन्स है।
अटैच टू द आउटर सरफेस द मेम्ब्रेन एंड द मोबाइल कैरियर, क्योंकि ये यहाँ से मोबिलिटी शो कर रहा है, गतिशीलता यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये आपका हो गया। अब लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये देख लिखा है हमने, परिचय लिख दिया हमने, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसी है, वाइटल है लेकिन लिमिटेड है, लास्ट एक्सेप्टर, ओके। नाउ अब जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है अपना, लास्ट कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ, उसी का नाम है एटीपी सिंथेज। क्या बोलते हैं इसको, एटीपी सिंथेज। अब जो प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे हो गए ना, ये प्रोटॉन इस साइड में, तो वो प्रोटॉन फिर से मैट्रिक्स में आएंगे। ये मैट्रिक्स से पहले कहाँ गए थे, पीएमएस में, फिर से लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से घूमते घामते ये दिखा रहे हैं प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये यहाँ आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एडीपी प्लस पीआई, पीआई क्या होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, मिल करके बना लेते हैं क्या, एटीपी। तो ये एटीपी ऐसे बनता है। तो इसमें दो पार्ट हैं इस एटीपी सिंथेज में, एक F0 है, दूसरा F1 है, ठीक है। F1 को बोलते हैं हेड, ओके, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। F0 F1 हेड, स्टॉक एंड बेस, ठीक है। तो एटीपी कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है इस जगह पे, कौन से पार्ट पे, F1 या F0 पर, F1 पे बन रहा है, तो इसे बोलते हैं कैटालिटिक साइट, ओके। अब यहाँ पे एटीपी का बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद में, फूड के ऑक्सीडेशन के बाद में फास्फोराइलेशन बन रहा है, मतलब एटीपी बन रही है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहाँ बहुत सारे एच इकट्ठे हो गए थे, एच पॉजिटिव, प्लस प्लस लिखा रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब हम इसको पढ़ेंगे अब आगे जाके कि कैसे जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे अगेन कम टू द मैट्रिक्स पार्ट और कैसे वो एटीपी बनाएंगे, ओके। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और बता देते हैं आपको कि इसमें कुछ फूड इसमें पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो पॉइजन की तरह कौन कौन काम करता है बता देते हैं आपको। आपने एक सुना होगा चूहे मार दवाई, जिसे कहते हैं रोटेनॉन, रोटेनॉन, ओके, रोटेनॉन। तो वो कहाँ काम करता है, वो इधर काम करता है, इसे पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, ओके। और आपने सुना है कि साइनाइड खाने से लोग निपट जाते हैं। तो साइनाइड खाने से ऐसा क्या होता है, साइनाइड एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता है, साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना होगा कि रात में कुछ लोग अंगीठी जला देते हैं सर्दियों में और सो जाते हैं, और ऐसे सोए कि सुबह उनकी हुई नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव मतलब इनहिबिट कर देता है किसको, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। तो साइनाइड और ये लोग यहाँ अटैक करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड मतलब युग्मित अपक्रिया, साथ साथ चलती हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा ना, तभी तो प्रोटॉन इधर मूव कर रहे हैं पीएमएस की तरफ। जब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तब बनाएंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। फिर से लौट के बुद्धू घर को कैसे जाएंगे ये हम आप देखेंगे, ओके। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन के आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रहा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन पे ही हैं ये F0 एंड F1। ऑक्सीसोम बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं, एटीपेज बोलते हैं। और एक और फास्फोराइलेशन आपने सुना होगा, फोटो फास्फोराइलेशन। यहाँ लाइट की प्रेजेंस में फास्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटो फास्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ओके। तो इसको समझने के लिए एक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी गई, किसके द्वारा, पीटर मिशेल इन 1961। इन्होंने क्या बताया, किस तरीके से कहा, तो ये डायग्राम से आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम में बता रहे हैं कि किस तरीके से, ओके ना। अब देखिए इसमें ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन बता रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन पर ही लगे हैं ये ऑक्सीसोम का है, F0 F1 का है, ठीक है। अब वो क्या रहा है इसमें, सबसे पहला काम, ये NADH2 है ना, इसका आपने क्या किया, NADH2 FADH2, इनका क्या किया आपने, ऑक्सीडेशन। तो क्या निकले थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या चल रही है, कौन सी प्रोसेस चल रही है, ETS में। प्रोटॉन का क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स पार्ट है पूरा, मैट्रिक्स से कहाँ चले जाएंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। यहाँ आ गए, ये सब इकट्ठे हो गए, देखो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये दूसरा काम करते हैं क्या, दे फॉर्म द प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ओके। तो जनरेट हो गया, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लिखा था ना उसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, एक ही नाम है ये सब, ओके।
तो यहाँ इकट्ठे हो गए ये सब के सब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये सेकंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर क्या होगा कि अब यहाँ से ये मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे। तो ये जो F0 है ना, ये चैनल की तरह काम करता है। किसकी तरह? चैनल की तरह। ये इसी में धसा रहता है, कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन में लिखा हुआ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब धसी हुई है, ओके। और F1 जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, क्योंकि पेरिफेरी में दिख रही है आपके, इसके पेरिफेरी में हैं ही अटैच, मेम्ब्रेन पे ही अटैच है, इनर मेम्ब्रेन पे ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये किस तरह काम करता है? कैटलिटिक साइट की तरह काम करता है। कैटलिटिक साइट में क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो यहाँ से जो प्रोटॉन यहाँ से आते हैं, यहाँ ग्रेडियंट बन गया, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा, मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम। तो यहाँ से यहाँ इनका क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा। मूवमेंट जब हो जाता है तो क्या करेंगे, किस तरीके से, ये आपका देखिए, अब ये मूवमेंट हो रहा है, तो जैसे ही मूवमेंट होगा तो इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये आ गए 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो उस एनर्जी कौन पकड़ लेता है? ADP प्लस PI। PI क्या है? इनऑर्गेनिक फास्फेट। क्या है ये? इनऑर्गेनिक फास्फेट है। और जब इसको पकड़ लेंगे, कपल्ड ये कपलिंग हो जाती है, और फिर क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं, ओके। तो ये किस तरह काम करता है? कैटलिटिक साइट की तरह, ओके। अब इसमें ये कहानी आती है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 ATP मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 प्रोटॉन, या हम कहें 1 पेयर, एक ही बात है, तो 1 ATP बनता है, ठीक है। अगर आपसे कहें कि आपके पास 4 प्रोटॉन्स हैं या आपके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो कितने ATP बनेंगे? 3 ATP, है ना। और हमने आपसे कहा कि अगर 6 पेयर हैं, तो पेयर कह दिया हमने, तो कितने बनेंगे? जितने पेयर है उतने ATP बनते हैं। तो इसमें 6 पेयर है तो 6 ATP बनेंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें लैंग्वेज यही लिखी है इन्होंने, क्या? सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ H फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमेट्रिक स्पेस। फिर क्या करेंगे? दे जनरेट व्हाट? प्रोटॉन ग्रेडियंट और PMF। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द F0, F1 से पास कहाँ आते हैं? मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स आने के बाद में F1 पर कहाँ होती है सिंथेसिस? F1 पर ADP प्लस PI मिल करके ATP बना लेते हैं, ओके। तो ATP सिंथेस का है या इसको ATPase का है, ये क्या कह रहे हैं इसको? इसके बारे में बता रहे हैं कि ये से इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। कौन सी वाली? F1, चैनल की तरह काम करती हैं। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था उसको भी ब्रेक डाउन करती है, ओके। F1 क्या है? कैटलिटिक साइट्स है, ठीक है, और 4 ATP सिंथेसिस, ओके। अब आपका जो NCERT का डायग्राम है उसको भी देख लेते हैं। NCERT डायग्राम में क्या हुआ कि इन्होंने इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरीके से बना दिया, ये इनर मेम्ब्रेन, और इसी पे ही जो है ये लगा दी है, ठीक है, ऐसे, ये आउटर मेम्ब्रेन ऐसे दिखा रहे हैं। तो देखिए इनर मेम्ब्रेन है, IM लिखा है, ये स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर साइड। यहाँ इकट्ठे थे प्रोटॉन्स, यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया था। क्या बन गया था यहाँ पर? प्रोटॉन ग्रेडियंट, ओके, या PMF। ये मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, जैसे मूव करते हैं प्रोटॉन यहाँ आ गए, तो एनर्जी कौन पकड़ लेगा? ADP प्लस क्या बना लेंगे? बना लेते हैं ATP, ओके। इस तरीके से ATP बना लिया। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में, ओके। नाउ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि ये आपका हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट। एक प्रोसेस होती है थर्मोजेनेसिस। पता है आपको, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ठंड कम लगती है, माँ उनको उड़ा के चली जाती है सर्दियों में, वो पैर से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। हीट जनरेट होती है बेसिकली, ठीक है। हीट का क्या होता है? जनरेट होती है, थर्मोजेनेसिस। तो एक नेचुरल प्रोटीन है, इसका नाम है थर्मोजेनिन। नेचुरल प्रोटीन्स है, ठीक है। और DNP, अगर आपको लैब में काम करना है तो आप DNP यूज़ कर सकते हैं। DNP दैट इज़ 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ओके। ये दोनों ही बेसिकली है क्या? UCP है। अब UCP का मतलब यहाँ UC पचौरी नहीं है। UCP का मतलब है अनकपलिंग प्रोटीन, यानी कि जो ADP और PI है ना, इनको कपल्ड नहीं होने देंगे। कपल्ड नहीं होने देंगे तो यहाँ पर ATP नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनने देते, कैसे होगा, ये देख लेते हैं। तो इसमें कहानी ये है कि जो प्रोटॉन थे ना, प्रोटॉन यहाँ से इकट्ठे हो गए थे, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया था? PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब वो यहाँ पे ये जो UCP है, अनकम्प्लीट प्रोटीन्स, जो थर्मोजेनिन है या DNP है, कुछ भी, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं? F1, F0 को। अब क्या प्रोटॉन यहाँ से नहीं आ पाएंगे, तो प्रोटॉन क्या करते हैं, यहाँ सीधा जंप कर देंगे डायरेक्ट। जैसे जंप करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोटॉन आ गए यहाँ पे, तो हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या सभी जगह ऐसा होगा? सभी जगह ऐसा नहीं हो, केवल 30% पार्ट में ऐसा करते हैं। 70% तो अभी भी क्या करेंगे? ATP बनाएंगे। भाई ATP बनाना ज़रूरी है ना,
ऐसा थोड़ी तो पूरे ब्लॉक कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 30% पार्ट ही ब्लॉक करते हैं और हीट जनरेट होती है, इसलिए बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी, उनको ठंड कम लगती है। अब यहाँ पे ये भी और कहानी है कि एक NADH2 से कितने बनते हैं, 3 ATP, और एक FADH2 से कितने निकलते हैं, 2 ATP। ये आप इसको याद कर लें। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि ETS और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं, एक साइड में ETS, एक साइड में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ओके, इसलिए इनको कहते हैं कपल्ड रिएक्शन है। आपने बायोलॉजी गुरु टेलीग्राम पे जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, उनको पेपर को लगाएं जिससे कि आपको और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हों। ओके, थैंक यू।